रहे हैं गांव के लोग। आमने सामने के आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं गणेश कछवाहा जी, LIC से सेवानिवृत्त होकर ये कला साहित्य सांस्कृतिक आंदोलनों के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ट्रेड यूनियन और मजदूर आंदोलनों में भी इनकी खास रुचि है और जब ये युवा थे तब से इस आंदोलन में ये सक्रिय रहे हैं। इनके जो अनुभव हैं ट्रेड यूनियन को लेकर और आज जो स्थितियां बन रही है ट्रेड यूनियन और मजदूर आंदोलनों को लेकर, आज हम उन्हीं मुद्दों को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है गणेश जी। बहुत धन्यवाद। गांव के लोगों के दर्शकों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं ये पूछूंगी कि आप लगातार जब से युवा तब से ट्रेड यूनियन और मजदूर आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं और किन किन ट्रेड यूनियन के साथ आप जुड़े रहे और किस तरीके के आंदोलन हुए और उनका क्या अनुभव है, किस तरीके की स्थितियां तब थी और अब हैं, ये हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ भी श्रम और पूंजी की बात होती है तो ये बात बहुत समझना बहुत आवश्यक है कि श्रम के बिना आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। और ये बिल्कुल साफ सत्य है कि राष्ट्र के निर्माण में कोई बहुत महत्वपूर्ण योगदान किसी का होता है तो वो होता है श्रमिक वर्ग का। और इसीलिए इतिहास में भी इस बात की पुष्टि की गई और बड़े बड़े इतिहासकार, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़े बड़े जो विद्वान थे उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि राष्ट्र के असली निर्माता वो श्रमिक होते हैं। और जब हम ट्रेड यूनियन की बात करते हैं तब हमको ये समझना चाहिए कि ट्रेड यूनियन में हम लोगों के समूह और लोगों के अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं। जब मैं छोटा था काफ़ी अभाव से जिंदगी गुजरी और जब मैं LIC में आया तो मेरे लिए एक बहुत ही नई दृष्टि थी, नया प्लेटफॉर्म था। लेकिन मैंने जो अनुभव किया था गरीबी को, जो अभाव के जीवन को, LIC में आने के बाद मेरे अंदर एक बात हमेशा कचोटती रही और दिमाग में वो एक चिंतन के रूप में चलती रही कि हम कैसे तमाम परिस्थितियों में परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि LIC में आने के बाद 1983 में LIC ज्वाइन किया, 21 साल की उम्र थी। और उस समय जब मैं LIC ज्वाइन किया तो वहाँ एक ट्रेड यूनियन थी, ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन। और जब मैंने उसके विचारधारा को देखा, उनके काम करने के तरीके को देखा, तब ये बात समझ में आई और मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है जीवन को लोगों के लिए काम करने में लगाने के लिए। क्योंकि वो जो ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज में जो काम करने का जो तरीका था वो केवल एक संस्थान के 4 दीवारी के अंदर वेतन, महंगाई भत्ते और बोनस के तक सीमित नहीं था। जो उनके बेहतरी के लिए हम काम नहीं कर पाएंगे, इसकी स्थिति को बेहतर नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो है सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाएंगी। तो उनका एक राष्ट्रीय परिवेश था, वो मुझे काफ़ी प्रभावित किया। तब मैंने ये ठान लिया, मेरे पास 2 विकल्प थे। एक विकल्प यह था कि मैं जिस संस्थान में जुड़ा हूँ, अपॉइंटमेंट हुआ है, उस संस्थान में पदोन्नति लेकर के उसके सर्वोच्च शिखर पर सर्वोच्च पद पर पहुँचूँ, ऑफिसर बनूँ और बड़ा ऑफिसर बनूँ। और दूसरा ये था कि मैं ट्रेड यूनियन के साथ में जुड़ करके लोगों के लिए काम करूँ। तब दोनों में मैंने बड़ा तुलना करके एक बिल्कुल ठोस निर्णय में पहुँचा कि अगर जीवन को बेहतर बनाना है तो जीवन तो वही है जो हम दूसरों के लिए जी रहे हैं। तो इसलिए मैंने पूरा एक निश्चय करके निर्णय लिया कि नहीं, मुझे इस ऑफिसर पद की दौड़ में आगे नहीं बढ़ना है, लोगों के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है, राष्ट्र के लिए काम करना है। तब मैंने ट्रेड यूनियन के विकल्प को चुना। और जब ट्रेड यूनियन के साथ जुड़ा मैं, तब उसके साथ साथ चूंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ऑल इंडिया इंश्योरेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो राष्ट्रीय परिधि में काम करता था, देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों का बहुत बेहतर तरीके से विश्लेषण करना और उसमें हमें क्या करना चाहिए वो काम करना। तो लगातार हम उसमें काम करते गए। तब मैंने और उसके साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि बहुत सारे साहित्य को पढ़ने का अवसर मिला। तब एक बात और बहुत समझ में आई कि जहाँ पर हमारे पास गांधी थे, जहाँ पर हमारे पास अम्बेडकर थे, जहाँ पर हमारे पास और भी सारी विचारधाराएँ थी, उन तमाम विचारधाराओं को जब पुस्तकों को पढ़ने के बाद, साहित्य को पढ़ने के बाद एक चीज़ बहुत साफ समझ में आ गई
कि अगर किसी भी देश और दुनिया को बेहतर से बेहतर बनाना है तो उसका केवल एकमात्र विकल्प है, वह है वामपंथ, वह है साम्यवादी विचारधारा, वह समाजवादी विचारधारा। समाजवादी विचारधारा के अलावा किसी भी विचारधारा में आप समाज के बेहतरी के लिए काम नहीं कर सकते, और उसके बारे में सोचना एक कहना चाहिए कि एक कपोलकल्पित बात के अलावा कुछ भी नहीं। शाश्वत सत्य है कि सूर्य से प्रकाश होता है, तो ठीक उसी प्रकार से समाजवाद से आप देश के समाज की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, उसके अलावा समाज की बेहतरी नहीं हो सकता। तब मेरा रुझान वामपंथ की हुआ, और गांधी, अम्बेडकर और वामपंथ को पढ़ने के बाद ये पता चला कि इन तीनों विचारधाराओं को हम समाहित करके जब तक एक साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर हम टुकड़े टुकड़े में लोगों को लेने की कोशिश करेंगे, या खाली हम वामपंथ को ले लें, खाली हम गांधी को ले लें, खाली हम अम्बेडकर को ले लें, तभी आपका जो काम है, आपका जीवन में जो आपकी सोचे वो अधूरी रह जाएगी। आपको गांधी को लेना पड़ेगा, आपको अम्बेडकर को उठाना पड़ेगा, आपको वामपंथ के जो मार्क्स की विचारधारा, लेनिन की विचारधारा है, उसको तमाम चीज़ों को समाहित करेंगे, तब आप एक बेहतर समाज की दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए तब छात्रों के संगठन के साथ, युवाओं के संगठन के साथ, सामाजिक, सांस्कृतिक और कला साहित्य के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और लगातार उसमें हम काम करते रहे। लेकिन हमने ये महसूस किया कि जब हम इस काम को आगे बढ़ा रहे थे, तब हर एक संस्थाओं में, जहाँ एक ये हम कह सकते हैं कि दो भाग में विभाजित था, एक संगठित मजदूर और एक असंगठित मजदूर। संगठित मजदूर हम उसको कहते थे जहाँ पर लोगों की स्थायी नियुक्ति है, एक सेटअप है, ऑफिस का सेटअप है, वहाँ पर एक संगठन, और एक ऐसा कार्य क्षेत्र जहाँ पर कोई ऑफिस नहीं है लेकिन लोग काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनको संगठित करना ये सबसे बड़ा काम था, कठिन काम था। लेकिन वो सारे लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने उसके मौलिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए वो एकजुट होते थे, संगठन बनाते थे और अपने संघर्ष को आगे बढ़ाते थे। उनमें हम लोग लगातार काम करते रहे। लेकिन तेल विज्ञान में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया 1990 के बाद। 1990 में जैसे हमने नई आर्थिक नीति को स्वीकार किया, उसमें हमने जो ग्लोबलाइजेशन की नीति को आगे बढ़ाया, वैश्वीकरण की नीति, और ये नारा दिया गया, ये बताने की कोशिश की गई कि वैश्वीकरण के माध्यम से आप दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। ये तमाम जो संकट है, तमाम जो समस्याएं हैं, उसका समाधान आप वैश्वीकरण के माध्यम से कर सकते हैं। तब बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे, बड़े बड़े समाजशास्त्री थे, बड़े विचारक थे, उनके अंदर भी भ्रम की स्थिति पैदा हुई। उन लोगों ने भी उस दावे को या उस बातों को समर्थन देते हुए कहने की कोशिश की कि हाँ, ये वैश्वीकरण एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि हमने गांधी की विचारधारा को देखा, हमने अम्बेडकर की विचारधारा को देखा, हम वामपंथ को भी देख रहे थे, और समस्याएं जो कि तो रही थी उसको ज़्यादा सुधार वाली बात नहीं हो पाई। हमारे पास जो हम शुरुआत देश की आज़ादी से लेकर के जब 1990 तक जब हम पहुँचे, तब हम गांधीवाद को भी देख रहे थे, गांधी विचारधारा को भी आगे बढ़ते देख रहे थे, हम जो है समाजवाद के बहुत सारे घटकों को भी देख रहे थे, हम जो है अम्बेडकर को भी देख रहे थे, और हम मार्क्स को भी देख रहे थे, वामपंथ को भी देख रहे थे। तब बहुत सारे शास्त्रियों में, विचारकों में और समाजशास्त्रियों में भी ये भ्रम पैदा हुआ, और उन्होंने भी उस दावे को सच मानने की कोशिश करने लगे कि वास्तव में, क्योंकि इन तमाम विचारधाराओं के बावजूद हम उस तरीके से समाज को बेहतर नहीं बना पा रहे थे, तो उनको लगा कि नहीं, ये वास्तव में ये वैश्वीकरण का एक विकल्प, अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन हमारी जो समझ थी, वो हमारी समझ इस बात को नकार रही थी, और हम बार बार इस बात को कहने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, ये वैश्वीकरण केवल एक भुलावा है, उदारीकरण, निजीकरण, ये जो नीति, ग्लोबलाइजेशन की नीति लाई थी, ये केवल भुलावा है, भुलावे के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि ये वैश्वीकरण का मतलब क्या है? हमने एग्जाम्पल दिया, क्या इस 90 के वैश्वीकरण के पहले इस दुनिया के अंदर वैश्वीकरण की नीति नहीं थी? क्या मुंशी प्रेमचंद का साहित्य कोने कोने को नहीं पहुंचा? क्या रविन्द्रनाथ टैगोर का साहित्य देश के कोने कोने को नहीं पहुंचा? क्या अभी तक देश और दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर व्यापार नहीं हो रहा है? तो जब सब कुछ हो रहा है तो ये वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? इसका मतलब है धोखा है, साफ साफ मतलब है धोखा है। लेकिन हमारी बात उस समय तक लोगों के पहुंच पे नहीं आ पा रही थी, क्योंकि हमारे अभी भी हमारे पास माध्यम सीमित है।
हम गोष्ठियाँ करेंगे, हम सभाएं करेंगे, हम पर्चा बांटेंगे, हम मैगजीन निकालेंगे, हम न्यूज़ पेपर निकालेंगे। इस यहाँ तक इसको करने में, लोगों तक पहुँचने में काफ़ी मेहनत की आवश्यकता है, काफ़ी परिश्रम लग रहा है, काफ़ी समय लग रहा है, काफ़ी पैसे लग रहे हैं, फिर भी हम लोगों तक पूरा पहुँच नहीं पा रहे हैं। लेकिन 24 घंटे मीडिया जो है उस वैश्वीकरण की नीति को आप दिमाग में डाल रही है, तो वो ज़्यादा आपको प्रभावित कर रही है। तो इसलिए हमारी बात वहाँ तक सही ढंग से पहुँच नहीं पा रही थी, लोग हमारी इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब जैसे जैसे हम आगे बढ़े और जब 2000 में पहुँचने लगे, सन 2090 से एक दशक के जब समय पूरा किए, तब लोगों को समझ में आया के लिए, शोषितों के लिए और मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए बनाई जाएगी। आपने लगातार उसमें कटौती करना शुरू कर दी उदारीकरण के नाम पे। और क्या किया, आपने उनके हक को काटा और काट करके आपने क्या किया, उन तमाम फंड्स को कॉर्पोरेट्स और पूंजीपतियों को देना शुरू कर दिया। तो ये लोगों को समझ में आने लगी कि ये धोखा है। फिर भी ये समझ बहुत तक लोगों तक नहीं पहुंची है। जो इनसे प्रभावित हो रहे हैं केवल वही इस बात को समझ पा रहे हैं, लेकिन मध्य वर्ग जो है वो तो लगातार वैश्वीकरण की नीतियों को अमल कर रहा है, बड़ा खुश है कि बाजार खुल गया है, चीजें हमारे पहुंच तक हो गई है। यही सबसे बड़ी समस्या, यही सबसे बड़ी समस्या है कि इतना होने के बावजूद लोगों के अंदर इस बात की बहुत अच्छी समझ डेवलप नहीं हो पाई कि ये नीतियाँ हमारे हित की नीतियाँ नहीं है, ये चंद उद्योगपतियों और कॉर्पोरेट घरानों के हितों की नीतियाँ बन रही है। इसलिए हमको इस नीतियों के पीछे नहीं जाना चाहिए, हमको ऐसी नीतियों की डिमांड करनी चाहिए जो सर्वहिताय लोगों के, आम जनता के हित के लिए हो। आपने ये कह तो सही रहे हैं कि हमको उसकी मांग करनी चाहिए, लेकिन मांग करने वाला नेता कहाँ है? मांग करने के लिए जो एक संगठन होना चाहिए, उस तरीके की चीज़ें तो आज नहीं है, क्योंकि सब लोग रोजी रोटी के पीछे भाग रहे हैं। उस तरीके से जैसे किसान आंदोलन हुआ, वहाँ एक जो मजबूत संगठन दिखाई दिया, इसलिए वो साल भर चलने के बाद भी सफल हुआ। लेकिन अभी जो आप बात कह रहे हैं उसके लिए किस तरीके की चीज़ें तैयार हो कि मजबूती से अपनी बात रखी जाए और पहुँचे लोगों को, थोड़ा सा पिघलाए या उस तरीके की चीज़ें सुनने के लिए वो तैयार हो पाए? नहीं, वो देखिए ये बात बिल्कुल सही है। और जैसे मैंने कहा, ये तो एक ये समस्या तो हमेशा बनी रहेगी। किसान आंदोलन में भी हम लोगों ने इस बात को महसूस किया, और किसान आंदोलन की जो सफलता है, वो सफलता ये ट्रेड यूनियन और बाकी जो हम गतिविधि कर रहे थे, जो सार्वजनिक गतिविधि हमारी चली, जो सांस्कृतिक मूवमेंट चल रहे थे, हमारे साहित्यिक मूवमेंट चल रहे थे, ट्रेड यूनियन के मूवमेंट चल रहे थे, छात्र मूवमेंट चल रहे थे, नौजवान मूवमेंट चल रहे थे, 90 से लेकर के अब तक जो बतलाते चले जा रहे थे। तो ये तो आज भी हम जो है पूरे तरीके से हम अपनी बात को वहाँ तक कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण वही है कि प्रचार माध्यम हमारे पास सीमित है और सत्ता के पास, व्यवस्था के पास प्रचार माध्यम बहुत सशक्त है। वो अपने ये इससे मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अब जो सोशल मीडिया आ गया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बहुत आसान से चीजें मैं उसी बात पर था। तो जब हम ये लगातार कर रहे थे, करते हमारी जब समझ बहुत साफ बनी, तब किसान आंदोलन के पास भी समझ बहुत साफ बन गई थी कि हमको जो है इस आंदोलन को केवल सांगठनिक के सीमा के अंदर रखने का पता नहीं है, इसको सोशल मीडिया के अंदर ले जाना है। और जब सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किए और यही सारी समझ बन करके किसान आंदोलन को इतना मजबूती प्रदान किया। उस किसान आंदोलन के हिस्से की बुनियाद में ये तमाम लोग थे और यही बुनियादी तौर पर लोग तमाम लोग शामिल थे, विचारधारा के तौर पर शामिल थे। इसीलिए इस देश के प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ा कि ये आंदोलन जीवी लोग हैं। ये आंदोलन जीवी की जब संज्ञा दे रहे थे, तब पूरा देश, अपनी दुनिया हंस रही थी कि आप उस देश में आंदोलन जीवी की संज्ञा का इस्तेमाल कर, शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस देश की आज़ादी की बुनियादी आंदोलन है। तो किसान आंदोलन की सफलता का बेस वही है जो हम 1990 से लेकर अभी तक आंदोलन करते रहे। अब उसमें नए तरीके का हमने एक शस्त्र इस्तेमाल किया था, सोशल मीडिया को भी अपने हाथ में लिया, हमने प्रचार माध्यम को भी अपने हाथ में लिया और वैचारिक रूप से मजबूत हुए। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है, जैसे जब हम पढ़ते थे, कॉलेज स्कूल में थे, तो आए दिन छात्र आंदोलन होते थे, मजदूरों का आंदोलन होता था, ट्रेड यूनियन की अनशन होते रहते थे, आंदोलन टेंट लगे रहते थे, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती थी, रैलियाँ निकलती थी। लेकिन ये इधर देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या कारण है? या उनकी समस्याएं वो खत्म हो गई हैं, या कोई और कारण है कि ये चीज़ें बंद हो रही हैं या बंद ही हो गई है लगभग? नहीं, देखिए ये तो आप नहीं कह सकते कि समस्याएं नहीं, समस्याएं तो और गहरी हुई है। लेकिन ये भी सत्य है कि समस्याएं गहरी हुई है, लेकिन ये मूवमेंट्स कम हुए हैं, बल्कि अब ना के बराबर दिखते हैं। उसका मेन रीजन ये है कि जो हमारी उपभोक्तावादी संस्कृति को जो हमने बढ़ावा दिया है,
एक चकाचौंध की दुनिया को हमने जो दिखाने की कोशिश की है, लोग उसमें प्रभावित होकर के उस दिशा में चले गए। लोगों के पास खाने को है ना, पहले यह था कि लोगों के पास इतना समृद्ध होते थे, लेकिन वो अपनी अनिवार्यता की चीज़ों के ऊपर ही फोकस करते थे। आज उनके पास भले बुनियादी चीज़ हो ना, आय के स्रोत हो ना, लेकिन वो अपने पूरे जीवन को किस्तों में डूब चुके हैं कि उपभोक्तावादी संस्कृति आपके दरवाजे को खटखटा करके आपके अंदर घुस रही है और आपको बोल रही है कि आपकी अस्वस्थता हो या ना हो, आप टीवी दे दीजिए, हम किस्त में दे रहे हैं। आपकी अस्वस्थता हो या ना हो, आप जो है स्कूटी ले दीजिए, हम आपको किस्त में दे रहे हैं। आपकी अस्वस्थता हो या ना हो, आप जो है कार ले लीजिए, हम आपको किस्त में दे रहे हैं। और वो जब किस्त की उपभोक्तावादी संस्कृति के अंदर, बाजारवाद संस्कृति के अंदर जब आपको चकाचौंध दुनिया में ले जाने के लिए खींच रहा है, तो हम अपनी तमाम समस्याओं को भूल करके हम उस चकाचौंध में शामिल हो जा रहे हैं। और यही कारण है कि हम अपनी संकट को, अपनी समस्याओं को और अधिक बढ़ा ले रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास आत्महत्या और उदासीनता और चिंता और एक कहना चाहिए कि उदासी के अलावा हमारे हाथ में कुछ बच ही नहीं। अभी जो आंकड़े भारत सरकार के बता रहे हैं कि इस देश के अंदर युवाओं के आत्महत्या के केस बढ़े, किसानों की आत्महत्या के केस बढ़े, वो तो एक अलग आंदोलन था। लेकिन हम जब युवाओं की बात करें तो युवाओं की भी आत्महत्या के केस बढ़ रहे हैं। उसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि हम तमाम कोशिशों के बावजूद हम अपनी बुनियादी आवश्यकता को तो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति और बाजारवाद की व्यवस्था के कारण हम उसके चकाचौंध के जाल में फंस जा रहे हैं। और उसमें जब हम घुस जाते हैं तो वहाँ से वापस निकलने का हमें रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। और हम उसके बाद हमारे पास सुसाइड के अलावा या डिप्रेशन में जाने के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं। एक चीज़ और इसमें मैं जोड़ना चाहूँगी कि उस तरीके के नेता भी नहीं हो रहे जो आम जनता की समस्याओं को के लिए आवाज़ उठाएं सामने, क्योंकि जनता को तो एक नेतृत्व चाहिए। तो इस तरीके कोई नेता भी नहीं दिखाई दे रहा। पहले तो इस तरीके के संगठन था, नेता थे जो जनता की आवाज़ उठाते थे। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही है, बंद हो रही है। नहीं, मेरे से वैचारिक लोग हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से बाजारवाद हावी हुआ है और उपभोक्तावादी संस्कृति हावी हुई है, वो इन तमाम वैचारिक कार्यकर्ताओं को, जो ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं, इनकी आवाज़ को वो आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं गुमनाम की स्थिति में, ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं हैं, वो लोग हैं, वो काम भी कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उन आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो हम लोग उस प्रति दिखाई नहीं दे रहे। और जो लोग, अब तो ये हालत हो गई है कि आप ये देखेंगे कि 2014 से लेकर के अभी तक की स्थिति इतनी ज़बरदस्त तरीके से बदली है और एक खतरनाक दौर में ये देश आगे बढ़ गया है कि जो कलाकार, संस्कृति कर्मी, बुद्धिजीवी, लेखक, ये जो कोई सभा, कोई मीटिंग, कोई प्रदर्शन, कोई आंदोलन नहीं, वो साहित्य के माध्यम से जब चेतना बनाने का काम करते थे, आज उनको तक जेलों के अंदर ले ठूसा जा रहा है। तब आप कैसी कल्पना कर सकते हैं कि आपको दिखाई पड़ेगा? वो भी तो मान लेता है, जो साहित्यकार है, जो लेखक है, जो संस्कृति कर्मी है, जो कलाकार हैं, ये हमारे नेता हैं, नायक हैं। ये कला के माध्यम से हमारी बात को आप तक पहुँचा रहे हैं, समाज की व्यवस्था को, जीवन के संघर्ष को सामने रख रहे हैं। तो उनको रखने नहीं दिया जाता, उनको जेल के अंदर डाला जाता है। कितने बड़े लेखक आज जेल के अंदर, और आज उसकी राय की मांग को जमानत तक नहीं दी जा रही। तो ये स्थिति पैदा की जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कोई नेता नहीं है। नेता बहुत सारे हैं हमारे हर प्रदेश के अंदर, हर जिले। आज अगर मुझसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, क्यों इंटरव्यू ले रहे हैं? आपको लग रहा है कि अगर मैं गणेश भाई से कुछ बात करूँगी तो हो सकता है कि समाज को लेकर के कोई एक दिशा, कुछ मार्गदर्शन प्राप्त हो। लेकिन हमारी बात को इस देश की सरकार, इस देश की व्यवस्था नहीं बढ़ने देगी। वो तो अपर्णा श्रीवास्तव है जो आवाज़ को गाँव के लोग के माध्यम से गाँव तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है। एक प्रश्न और मेरे से, तकनीकी क्रांति और ऑटोमेशन ने मानव श्रम के महत्व को कम कर दिया। मशीन चलाने के लिए ही मनुष्य की या मजदूरों की आवश्यकता होती है। तो क्या इस कारण उद्योगपति मजदूर आंदोलन को महत्व नहीं दे रहे हैं? नहीं, उसका एक प्रभाव है, उसका एक प्रभाव है, उसको इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मजदूर आंदोलन में भी बहुत कमियां आई हैं और लोग सामाजिकता के विचारधारा से हट करके वो केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ तक सीमित हो गए। और अगर आप देखेंगे पिछले पहले अगर हम अविभाजित मध्य प्रदेश को देखें तो स्टेट गवर्नमेंट में एक संगठन होती थी, मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, और दूसरा होता था लघु वेतन कर्मचारी संघ। क्लास 4 के लिए एक संगठन, क्लास 3 के लिए एक संगठन। और उन्होंने एकजुट करके इतने बड़े बड़े आंदोलन किए
कि 4-4, 5-5 मुख्यमंत्रियों को उन्होंने जो है कुर्सी से उतारा और कुर्सी पे बैठाया। ये ताकत थी उस टाइम में। क्या कारण है कि लेकिन अब स्थिति हो गई है कि लोग शासन ने, व्यवस्था ने भी अपने ढंग से अपनी तैयारी की, व्यवस्था ने भी अपने अपने पॉकेट के संगठनों को खड़ा किया। तो वो स्वार्थवत अपने निजी स्वार्थ के कारण सामाजिक हित को किनारे करके वो विभिन्न संगठनों के नेता बन करके बैठे हुए। तो आज अस्तित्व की लड़ाई हो गई। लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण जो है संगठनों को टुकड़े टुकड़े मार रहे हैं। ना तो उनका भला होता है, ना तो संगठन का भला होता है और ना समाज का भला होता है। बैंक और LIC तो निजीकरण के खिलाफ बहुत सालों से लड़ रहे हैं। ये इस सरकार के आने से पहले भी इसको लेकर आंदोलन हुए थे, लेकिन 2014 के बाद लगातार निजीकरण का जो प्रोसेस है वो उसमें गति आई है, बहुत तेज गति आई है। BSNL हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे बैंक हो या किसी भी तरीके का सार्वजनिक संस्थान हो जो कि मजबूत संस्थान रहे हैं, वे भी वो सरकार उनको बेचने की प्रक्रिया में ले आया है। धीरे धीरे बेच रहा है, पता भी नहीं चला आम जनता को कि टुकड़े में बेच रहा है, कोई स्टेशन बेच दिया, कोई ट्रेन बेच दिया। तो क्या कारण है कि विरोध में लोग खड़े हो रहे हैं, इतने आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो सफलता हासिल नहीं हो पा रही है जो होनी चाहिए? देखिए, एक चीज देश की जनता को बहुत साफ साफ समझना है और ये समझने की बहुत जरूरत भी है कि आज सत्ता एक ऐसी पार्टी के हाथ में है जिस पार्टी ने या जिस पार्टी के लोगों ने, जिनके बुजुर्गों ने देश की आज़ादी में तिनका मात्र भी खून नहीं बहाया। मैंने आज़ादी का आंदोलन में उनका कोई योगदान रहा ही नहीं। उनको ये नहीं मालूम कि हमने देश की आज़ादी को कैसे और कितने संघर्षों के बाद कितने आज़ाद हुआ, तब से लेकर के 2013 तक या सरकार 2014 में तब तक इस देश ने क्या क्या जनता के सहयोग से क्या क्या प्रगति नहीं की, देश को कहां से कहां पहुंचाया। लेकिन ये जो सरकार है, ये जो पार्टी की सरकार है, इन सरकारों के पास केवल एकमात्र एजेंडा था कि देश को धार्मिक आधार पर विभाजित करो। ये आज़ादी के पहले दिन का ये काम था और वो लगातार 100 साल से यही प्रयास करते रहे कि देश को हम धार्मिक आधार पर विभाजित करें और पूंजीपतियों और व्यवसायियों की गठजोड़ की एक पार्टी है। ये सबको मालूम होना चाहिए और इसके ऊपर एक अच्छी समझ होनी चाहिए। और जब वो पूंजीपतियों की और व्यवसायिक संगठनों की बहुत बड़ी पार्टी है तो वो उनके बारे में सोचेगी कि आम जनता गरीबों में सोचेगी, एक बुनियादी बात है। लेकिन जब ये सरकार सत्ता पे आई तो उन्होंने जिस तरीके का भ्रम पैदा किया कि हम अच्छे दिन लाएंगे और सबका साथ सबका विकास, तो वो नारों के अंदर लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा हुआ। लगा कि नहीं, ये सरकार हमारे अच्छा काम करेगा। और जो पिछला जो सरकार ने चली उनका भी जो आचरण था, उस लोगों उनके आचरण से भी लोग बहुत परेशान हुए थे, क्योंकि राजनीतिक आचरण इस आज़ादी के बाद 65-70 साल के अंदर हमने कोई अच्छा देखा नहीं। तो वो लगेगा लोगों के अंदर एक निराशा थी, उस निराशा का उन्होंने फायदा उठाया और जनता ठीक है उन्होंने 2014 में सरकार बना दी। लेकिन सरकार जिस तरीके से मैंने संसद के अंदर झूठे वादे करके, झूठी बात करके और जनता को धोखा दे करके देश को एक ऐसी खतरनाक स्थिति में ले जा रही है कि उसके बाद आपके पास गुलामी के अलावा कोई चारा बचेगा नहीं। अगर ये जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर को बेचना तो हम ही समझते हैं कि संविधान के खिलाफ नहीं है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर किसी भी सरकार की बपौती नहीं, किसी व्यक्ति की बपौती नहीं, सरकार की किसी व्यक्ति की बपौती नहीं है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जनता के धन से को संग्रहित करके बनाया गया एक संस्थान है, पब्लिक के द्वारा ये तैयार किया गया। और इसकी बुनियाद 1956 में जब सोवियत संघ रूस था, उन्होंने सबसे पहला पब्लिक सेक्टर हमको दिया, वो ब्राइट स्टील के रूप में, और वहाँ से कॉन्सेप्ट तैयार हुआ और उसके बाद लगातार हम जो है पब्लिक सेक्टर तैयार करते रहे। और हमारे देश के अर्थव्यवस्था की बुनियाद भी एक पब्लिक सेक्टर है। अगर फाइनेंशियल पब्लिक सेक्टर को अगर हम हटा दें तो इस देश के पास कुछ बचेगा नहीं। और जिस तरीके से देश की परिसंपदा को बेची जाती है, कौड़ी के दाम बेची जा रही है, आप ये मान के चलिए अगर यही रफ्तार रहा तो देश फिर गुलाम होगा और फिर पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के सामने इस देश की सरकार को कटोरे करके खड़ा होना पड़ेगा।
सरकार का ये हमेशा से कहना रहा है, जब वो किसी संस्थान को बेचने की प्रक्रिया में आता है कि घाटे में चल रहा है, चाहे BSNL हो चाहे रेलवे हो। लेकिन LIC एक ऐसी संस्था है जो कभी घाटे पर नहीं चली और कभी घाटे का बजट उस पर नहीं आया, लेकिन इसके बाद भी LIC के निजीकरण को लेकर लगातार लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही है, लोग विरोध भी कर रहे हैं और आप LIC में रहे हैं, तो क्या कारण है कि इसको बेचने की तैयारी हुई है, इसका निजीकरण करने का जो प्रक्रिया चल रही है? इस सरकार के पास कोई तर्क नहीं। अगर तार्किक तौर पे सरकार काम करे तब कोई बात समझ में आती है। ये सरकार जो है तार्किक तौर पे कुछ काम करने नहीं चाहती ना। जब देश का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कि मुझे हार्वर्ड पे विश्वास नहीं है, हार्डवर्ड पे विश्वास है, ये सोचिए कितना आश्चर्यजनक बात है। ये हार्वर्ड मतलब आपको वैज्ञानिक चेतना को या बुद्धि के ऊपर, विवेक के ऊपर विश्वास नहीं है, आपको हार्डवर्क पर विश्वास है। और हमारे पुराने बुजुर्ग ये मानते थे कि ज्ञान और विज्ञान ही सबसे बड़ी पूंजी है, अनुभव सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन जब देश का प्राइम मिनिस्टर इस बात को खुलेआम बोल रहा हो और पूरी दुनिया सुन रही हो, तब आप सोच सकते हैं क्या होगा। तो उनका एजेंडा है, उनका तो एकमात्र उद्देश्य है कि हम कितने भी साल शासन पर रहें, हम इस देश की संपदा को पूंजीपतियों के हाथ में बेच दें। और इसीलिए वो किसी तर्क वितर्क को मानने समझने की कोशिश नहीं कर रहे। जहाँ तक घाटे का सवाल है, अब मुझे ये बताइए कि घाटे का सामान कौन लेगा? घाटे का सामान बिकेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि सरकार की नीतियों में वो खामियां हैं कि आप उस प्राइवेट सेक्टर, ये पब्लिक सेक्टर को आप घाटे में ले जा रहे हैं। लाइन में खड़े होते थे, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे लाइन में खड़े, लेकिन BSNL का सिम नहीं मिल रहा और प्राइवेट कंपनियों के सिम कार्ड को घर में जाकर दे रहे थे। आपने तो बहुत सुनियोजित तरीके से BSNL को कमजोर किया और उसको प्राइवेट सेक्टर को देने का काम किया। आप बहुत सुनियोजित तरीके से बैंक को कमजोर कर रहे हो, लोगों को अंधाधुन मतलब वहाँ का लोन का NPA करवा रहे हो, उस पर छूट दे रहे हो, उसके बाद बैंक को कमजोर करके बैंक को आप जो है प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हो। अब LIC सबको मालूम है, बच्चे को मालूम है, आप LIC तो एक प्रगति का प्रतीक हो चुका है, सिंबल हो चुका है, माना है। लोग ये बोलते हैं कि कहीं 20 प्राइवेट कंपनियां हैं LIC जीवन बीमा क्षेत्र में, लेकिन आप कहीं भी बीमा करवाई, लोग कहते हैं LIC करवाया, और एक सिंबल बन चुकी है और लोगों के पैसे की सुरक्षा की गारंटी है। और सबको मालूम है, एक रिश्ते वालों को मालूम है, बच्चे को मालूम है कि LIC हमारे जीवन की सुरक्षा की गारंटी देती है, पैसे का कहीं गोलमाल नहीं होगा। आज भारत सरकार का रिकॉर्ड बता रहा है, LIC का बैलेंस शीट बता रहा है कि 32-34 लाख करोड़ रुपए हमारे पास सरप्लस है। 32-34 लाख रुपए करोड़ रुपए की परिसंपदा हमारे पास है। 40 करोड़ बीमा धारक है और अगर एक यूनिट में 2+2 ले लें तो 4-16, लगभग हम देश की आबादी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आप उस LIC को आप बेचने की कोशिश कर रहे हो और आप संसद पर झूठा बयानबाजी कर रहे हो कि हम LIC को नहीं बेच रहे हैं। आप शुरुआत कर रहे हो भाई साहब, आपको जो हमको पैसे की जरूरत ही नहीं है। जैसे किसानों ने कृषि बिल को मांगा ही नहीं, आप जो है किसान कृषि बिल दे रहे थे, LIC को पैसे की जरूरत ही नहीं, इतना पैसा ऑलरेडी उसके पास है, आप हमसे लोना पैसा हम दे रहे हैं आपको। हम करोड़ों रुपए हम पंचवर्षीय योजना में दे रहे हैं, हमने दिया सरकार, हर साल दे रहे सरकार। तो फिर आप जबरिया बिना हमारे मांगे क्यों इसको शेयर मार्केट में जा रहे हो? आप बोल रहे हो पारदर्शिता चाहिए और हमको पैसा चाहिए। LIC पर आप सरकार को अगर पैसा चाहिए, सरकार को पैसे की कमी है, तो LIC आपको लाखों करोड़ रुपए हर साल दे रहा है, पंचवर्षीय योजना में दे रहा है। तो ये बेचने का मतलब है कि आप कोई तार्किक तरीके से नहीं बेच रहे हो, आप एक सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत पूंजीपतियों और करोड़पतियों को लाभ पहुंचाने के लिए प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को, यानी सरकारी संपदा को, देश की संपदा को बेच रहे हो, जो हमारे जनता की मेहनत की कमाई से तैयार किया गया, जो नहीं होना चाहिए। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक्स।